चलिए नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से मूल अधिकार को कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल राइट को, और ये पार्ट 4 होगा। 3 वीडियो हमने ऑलरेडी इस पे देख लिया है, और जिसमें हमने पहले वीडियो में अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक देखा था, यानी कि उसमें समानता का अधिकार कवर किया गया था, और भी 2 अनुच्छेद जो पहले थे 12 और 13 उसको कवर किया गया था। दूसरी वीडियो में हमने देखा था अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, यानी कि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो कुल 5 अधिकार थे उसको कवर किया गया था। और तीसरे वीडियो में अनुच्छेद 23 से लेकर के 30 तक जो है वो कवर किया गया है। तो यदि आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है इससे पहले, तो आप प्लीज़ आकर के देखें, उसके बाद ये देखेंगे तो थोड़ा सा समझने में ज़्यादा जो है वो आसानी होगी आपको। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 30 के बाद यानी कि 31 से कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद 35 तक जाएंगे। डिटेल में देखेंगे हर प्रोविज़न को, तो आपको मिस नहीं करना है किसी भी हिस्से को। तो देखो, अनुच्छेद 31, ये मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में जो है वो कुल 7 ये आपके अधिकार थे। पहला आपका समानता का अधिकार था जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में है, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर के 28 में है। और पांचवा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो था वो अनुच्छेद 29 और 30 में था। तो ये 5 अधिकार हो गए हैं। तो जो पहले 7 थे अब 6 बचा, उसमें से इस वाले अधिकार को हटाया गया था। इसके अलावा जो है 31 के अलावा अनुच्छेद 19 में इसमें भी संपत्ति के अधिकार का प्रोविजन था, और दोनों प्रोविजन को अनुच्छेद 19 वाला जो संपत्ति का अधिकार का जो हिस्सा था और 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, दोनों को जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। और इसको सिर्फ मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है, अधिकारों की सूची से नहीं हटाया गया है। इसको उठा करके अनुच्छेद 300 क में, यानी कि अभी भी संविधान में ये है, 300 क में डाल दिया गया जो भाग 12 में है। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार है क्या नहीं आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी चीज़ है कि वो नहीं है, उसको हटा दिया गया। लेकिन क्या ये संवैधानिक अधिकार है? तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी भी संविधान में है ये, और एक अधिकार है। विधिक या कानूनी अधिकार है तो बिल्कुल है। इससे प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, कि पूछा गया है कि क्या संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। लोग कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, और जो कि संविधान में है तो है ये चीज़, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार का ये हाल हुआ, इसको हटा दिया गया। ये आपका अनुच्छेद 31 हुआ। अब है 31 का, यानी कि 31A, B और C, क ख ग, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बाद में जोड़ा गया, शुरुआत में ये थे नहीं। तो जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें आपको 31 क और 31 ख ये 2 जोड़ा गया था। इसके साथ 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में हुआ था। उसके अलावा 25वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके द्वारा जो है अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया। अभी देखेंगे, सबको देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो ये जो अनुच्छेद 31 का है, ये जो है पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, और ये 5 प्रकार के जो कानून हैं, 5 प्रकार के जो लॉ हैं, उसकी रक्षा करता है। अनुच्छेद 14 या फिर 19 के उल्लंघन के आधार पे अवैध घोषित होने से या शून्य घोषित होने से। देखो सिंपल मैं बताता हूँ आपको क्या है। 13 याद है आपको? अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वो शून्य होगा, वो अवैध होगा, कोई भी कानून। लेकिन इसके लिए जो है वो संविधान में 31 क ख ग डाला गया है। हर में अलग अलग व्यवस्था है, और तीनों प्रोविजन जो है वो किसी न किसी कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जो है वो बचाते हैं। 31 का किसको बचा रहा है? 31 का 5 प्रकार के कानूनों को की रक्षा कर रहा है। यानी कि यदि ये 5 प्रकार के कानून जो नीचे दिए गए हैं, वे यदि अनुच्छेद 14 और 19 में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन कर भी दे, तब भी जो है ये इसको सुरक्षा मिलती रहेगी। ये अवैध घोषित नहीं होगा, शून्य घोषित नहीं होगा। इस चीज़ के बारे में कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। आमतौर पे ये अवैध घोषित हो जाता है जैसे ही कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इसमें कौन कौन से ये 5 प्रकार के कानून हैं देख लो। पहला है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी को अक्वायर करे स्टेट, तो उसको जो है उस तरह के कानूनों की, कोई भी कानून जो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित हो, उसकी रक्षा करता है ये अनुच्छेद 31 का। दूसरा क्या है कि कोई भी कानून जो राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व अपने हाथ में लेने वाले कानून, यानी कि कोई भी संपत्ति है, राज्य जो है उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन जो है वो अपने हाथ में ले ले,
इस तरह के कानूनों को भी जो है वो रक्षा करता है। तीसरा है कि वैसे कानून जिसमें निगमों के मतलब कि जो कॉर्पोरेशंस हैं उसके मर्जर की बात की गई हो, उसके विलय की बात की गई हो, उसके अमालगमेशन की बात की गई हो, तो उस तरह के कानूनों की भी ये जो है रक्षा करता है। चौथा है आपका कि कोई कॉर्पोरेशन है, कोई निगम है, उसके निदेशक यानी कि उसके डायरेक्टर्स या फिर उसके शेयर होल्डर्स जो हैं, वो शेयर धारक जो हैं, उसके अधिकारों की अगर कोई कानून जो है वो समाप्ति करता है या उसमें बदलाव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो भी उसकी रक्षा करता है अनुच्छेद 31 का। पांचवा है कि कोई खनन पट्टा हुआ, जो माइनिंग लीज होते हैं, जो लीज पे दिया जाता है खनन वगैरह करने के लिए जो भूमि है, उस लीज की या तो समाप्ति हो या फिर उसको मॉडिफाई किया जाए उस लीज में, वैसे अगर कोई कानून हो तो उसकी रक्षा जो है वो अनुच्छेद 31 का करेगा। यदि वे कानून किसी भी तरीके से इन दोनों मूल अधिकारों का उल्लंघन कर भी देते हैं तो भी वो बचा रहेगा, वो अवैध घोषित नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 31 ख को, 31 बी को। ये देखो 31 ख जो है, 31 बी जो है वो ये भी जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया और इसके साथ ही इसमें 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया ना कि इससे 3 चीजें जोड़ी गई, 31 क, 31 ख और 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल। पहले कुल मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 है। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो इसके द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसके बारे में देखो 31 है क्या, 31 ख होता क्या था कि सरकार शुरुआत में जब कानून बनाती थी तो देखो 13 याद करो पहले आप, 13 बार बार याद करना इसलिए जरूरी है 31 में क्योंकि हर जगह इसका मेंशन आएगा। अनुच्छेद 13 में सिंपल कहा गया है कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी और यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब इसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कानून थे सरकार बनाती थी वो जरूरी कानून होते थे और किसी ना किसी एंगल से वो भाई इतना मूल अधिकार है, कोई हो सकता है एंगल टच हो जाए, ठीक है, या फिर सीधे तौर पे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन सरकार को लगता हो कि ये जरूरी है कानून, तो लेकिन बार बार कोई ना कोई चैलेंज कर देता होगा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पे, तो सरकार इससे क्या होती थी, पिटीशन के बोझ के तले जो है वो दबी रहती थी। ठीक है, कोई ना कोई मामला चलता रहता था। तो सरकार ने इसके लिए जो है वो एक तरीका निकाला, ठीक है, एक स्केप निकाला इसके लिए और उसने 9वीं अनुसूची बनाई, 9 शेड्यूल बनाया। यानी कि 9 शेड्यूल क्या है, 9वीं अनुसूची एक प्रकार का सुरक्षा कवच है कानूनों के लिए। ये जो 9वीं अनुसूची है, मान लो कि अगर इसमें कोई भी कानून सरकार रख दे, ठीक है, तो उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। यानी कि अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में सरकार डाल देती थी तो सरकार फिर इस टेंशन से फ्री हो जाती थी कि अगर वो कानून मान लो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर भी रही होती थी तो चूंकि अब वो 9वीं अनुसूची में है, उसको सुरक्षा कवच प्राप्त है, ठीक है, तो कोई आदमी इस बात को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकता था कि वो मूल अधिकारों का वो कानून जो है उल्लंघन करता है, ठीक है, क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है और 9वीं अनुसूची इस चीज को वो बता रही है। तो यही कह रहा है 9वीं अनुसूची की 31 ख यही बोलता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल जितने भी कानून होंगे, जितने भी अधिनियम होंगे, उसको मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। ठीक है, अब क्या है कि कोर्ट ये चीज देख रहा था, कोर्ट बोलेगा जाहिर सी बात है कि जो मनाएगा वो करोगे क्या, सरकार तो ये कर रही थी ना, तो कोर्ट इसको बहुत समय तक देखती रही और कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है। 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, केशवानंद भारती केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो प्रतिपादित किया था, वो दिया था। इसके तहत मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत क्या कहा गया है कि कोई भी संविधान का कोई भी हिस्सा अगर मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक है, उसकी मूल भावना के तहत आता है संविधान का कोई भी प्रोविजन, तो उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, वो किया जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर वो टच करता है तो। यानी कि कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया तो हम उसको अवैध घोषित कर देंगे, सिंपल सी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट देख रही थी इस चीज को कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून सरकार डाल दे रही है, इसका मिसयूज भी किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 2007 में ये जो मामला आया, IR कोहिनूर मामला, ठीक है, IR कोहिनूर केस जो आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये जो न्यायिक समीक्षा है ना, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि किसी भी कानून को समीक्षा करने की जो शक्ति है कोर्ट की, ये जो शक्ति है ये खुद मूल ढांचे का हिस्सा है, ये संविधान की मूल भावना का भाग है।
अब जब ये खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है तो इसको तुम कैसे ले सकते हो? चाहे तुम 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को डाल दो, ठीक है, फिर भी इसको सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी, इसकी समीक्षा की जाएगी। अब क्यों? क्योंकि आप न्यायिक समीक्षा को कोर्ट की ये जो शक्ति है उसको नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि देखो, इस डेट के पहले तक जो आपने रखा है कानून, यानी 24 अप्रैल 1973 तक जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं उसको सुरक्षा मिलती रहेगी, उसको हम टच नहीं करेंगे। ये डेट है आपका वही केशवानंद भारती जजमेंट का डेट है। लेकिन इसके बाद कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 में जो मूल अधिकार हैं उसका उल्लंघन करते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसको अवैध भी घोषित किया जा सकेगा। इसको जो है वो आयर कोहेल्लू केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। तो 31 ख जो है वो 9वीं अनुसूची के बारे में बात करता है, उसमें जो कानून है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो 31 ख और 31 क है, अब इसमें डिबेट चलता है कि किसका दायरा विस्तृत है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 31 ख जो है, 31 बी जो है, उसका जो स्कोप है वो ज़्यादा वाइडर है, उसका स्कोप ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है, 31 क के मुकाबले। देखो 31 क है सिर्फ 5 कानूनों की सुरक्षा करता है, 14 और 19 के आधार पर उल्लंघन होने से बचाता है उसको, ठीक है, सिर्फ 5 कानूनों की। जबकि अनुच्छेद 31 ख जो है वो सारे कानूनों की जो है वो सुरक्षा करता है कि किसी भी कानून को आप अगर 9वीं अनुसूची में आपने डाल दिया तो उसकी सुरक्षा करेगा कौन? 31 ख, ठीक है, ये चीज़ है। तो कानूनों का भाई है ये एक तरह का, कि ये सब कानूनों की रक्षा करेगा, यहाँ पे जाओ ये सुरक्षा करेगा। मतलब मैं एक फनी अंदाज में बोल रहा हूँ, किस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया आपका 31 क और ख। 31 ग को देखते हैं, 31 सी, ठीक है, 31 सी। इसको जोड़ा गया आपका 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। बहुत सारे प्रोविजन थे, 2 प्रोविजन थे, एक को कैंसिल कर दिया गया, ये बचा रह गया। ये देखो कहता है, देखो 3 किरदार है इसमें, एक तो 31 ग खुद है, दूसरा है 39 ख और 39 ग, 39 बी और 39 सी। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद है। और तीसरा किरदार है आपका अनुच्छेद 19 और 14, ठीक है। तो देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो 31 ग है वो ये प्रावधान करता है कि कोई भी कानून जो इन 39 ख और 39 ग में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको लागू करने के लिए यदि संसद कोई कानून बनाती है, विधायिका कोई कानून बनाती है, तो वो कानून यदि 14 और 19 में शामिल मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन भी करता है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी, अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा। फिर से देखो बोलता हूँ, यदि कोई कानून जो 39 ख और 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया जाता हो, तो यदि वे कानून अनुच्छेद 19 और 14 का उल्लंघन भी करते हो तो उसको इस दोनों अनुच्छेद के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए दोबारा आप सुन लेंगे। सिंपल सा चीज है कि चाहे अगर हमने कोई कानून संसद में बनाया और उल्लंघन कर भी रहा होगा तो भी इसको सुरक्षा मिलती रहेगी, जैसे 31 क और ख में हुआ, ठीक है। यानी कि देखो ये जो 31 क है और 31 ख है और 31 ग, ये तीनों जो अनुच्छेद है इसको कहा जाता है कि ये मूल अधिकारों के अपवाद हैं, एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट। कैसे अपवाद है? फिर से वही आर्टिकल 13 यही कहता है ना कि कोई भी विधि, कोई भी जो कानून होगा यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको अवैध घोषित किया जाएगा। जबकि ये तीनों अनुच्छेद क ख ग घ, ये इसमें जितने भी कानून है, इसमें देखो 5 कानून है क में, ठीक है, इसमें आपके सभी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दो और इसमें जो अनुच्छेद आपका 31 ग में की 39 क और ख वाला जो भी कानून बनाया जाएगा उसको भी ये सुरक्षा देगा। यानी कि सारे कानून इसमें ये आपके मूल अधिकारों को उल्लंघित कर रहे हैं, मतलब ठीक है उसका उल्लंघन कर रहे हैं मूल अधिकारों का, लेकिन तब भी उसको जो है ना अवैध घोषित नहीं किया जा रहा, उसको सुरक्षा मिल रही है, ठीक है। इसीलिए इन तीनों अनुच्छेद को मूल अधिकारों का अपवाद कहा जाता है कि उल्लंघन करने के बाद भी ये बचे हुए हैं, तो एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इस चीज का 13 एक्सेप्शन कह सकते हैं आप ये। तो ये था 31। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद 32 इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंग्रेजी में बोले तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई आर्टिकल है पूरे मूल अधिकार में तो ये है अनुच्छेद 32, ठीक है। इसको इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इसको कहा है, ठीक है, सोल टू कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
ये क्या है कि इसमें कुल 4 प्रोविज़न है, क ख ग घ ABCD, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग इसको, तो देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले प्रोविज़न में कहा जा रहा है कि ये जो मूल अधिकार जितने भी आपके सारे दिए गए हैं, तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति उसको लागू कराने के लिए सीधे जो है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको वहाँ जाने का अधिकार है। यानी कि आमतौर पे देखो क्या होता है, आमतौर पे आप कोई केस करते हो तो सबसे पहले लोअर कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं मिली लोअर कोर्ट से, तो फिर हाई कोर्ट गए, अपील के माध्यम से फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन अनुच्छेद 32 ये व्यवस्था करता है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा तो वो सीधे तौर पे उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लेना है, और ये एक मूल अधिकार है। तो इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि मूल अधिकारों को लागू कराने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार तो है ही सारा, लेकिन अगर मूल अधिकार उल्लंघन हुआ तो उसको लागू कराने का अधिकार भी मूल अधिकार है। इसको थोड़ा सा आप सोचना। ये आपका फर्स्ट प्रोविजन हो गया। इसमें दूसरे प्रोविजन में क्या कह रहा है कि यदि ये जो किसी के अधिकार का उल्लंघन हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट गया वो व्यक्ति, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन मौलिक अधिकार, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वो रिट जारी कर सकती है, ठीक है। रिट जो है वो 5 प्रकार के हैं, अभी देखेंगे हम लोग। रिट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का आप कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी है, एक तरह का आप तरीका है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको जारी करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा करती है, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। तो पहला प्रोविजन हो गया कि अगर उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी उस मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। तीसरा प्रोविजन इसमें यह है कि संसद जो है, ये जो रिट जारी करने की शक्ति थी जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति जो है वो दे सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा उसको अगर लगे संसद को कि लोअर कोर्ट को भी देना चाहिए या किसी और प्रकार के कोर्ट को देना चाहिए, न्यायालय को देना चाहिए, तो वो संसद जो है उसके पास ये अधिकार होगा, शक्ति होगी कि वो दे सकती है। लेकिन क्या है कि ये जो शक्ति दी जाएगी किसी और भी न्यायालय को, ये किसी पूर्वाग्रह से, किसी भी प्रकार के बायसनेस से या फिर प्रिजुडिस से जो है वो ग्रहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 32 सीधे तौर पे कह रहा है कि आप दो संसद को, कि आप जिसको देना है आप रिट जारी करने की शक्ति जिस न्यायालय को देना है दो, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से बदला लेने के लिए दो, उसकी शक्ति को कम करने के लिए दो, ठीक है। यानी कि उसकी उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसकी शक्ति को बिना प्रभावित किए ये आप चीज एक्सरसाइज कर सकते हो, ये पावर, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। ये हो गया आपका घ में ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास जाने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, कि जैसे ही आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ आप सीधे 32 वाली बस पकड़ करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये जो है राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है इस अधिकार को जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ठीक है। ये प्रोविजन हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग आपातकाल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और खास करके अनुच्छेद 359 और 358 में ये प्रक्रिया है कि कैसे मूल अधिकारों का जो है वो यहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिल आउट की, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकार वहाँ पे निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होगी राष्ट्रीय आपातकाल के समय कि उच्चतम न्यायालय के में जो जाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में, उसको निलंबित किया जा सकता है। सिंपल सी चीज है। तो ये थे आपके 32 वाले 4 प्रोविजन। फिर से देख लेते हैं। पहला है कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको लागू करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट जारी करेगी उसको लागू करने के लिए। संसद क्या कर सकती है कि ये जो रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को दे सकती है। और घ में है आपका कि ये अधिकार जो है वो 32 वाला जाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ठीक है। और 32 देखते हैं, अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है अभी। अब रिट देखते हैं हम लोग कि ये जो 5 प्रकार के रिट है उसमें क्या क्या प्रोविजन है। सब सारे रिटों को थोड़ा देखेंगे, डिटेल में ही हो जाएगा, थोड़ा क्या। तो रिट जारी करने की शक्ति 32 के तहत आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन हाई कोर्ट भी रिट को जारी कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत नहीं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बस ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रिट जारी कर सकती है हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है। तो 32 के अंतर्गत ये वाला हाई कोर्ट वाला मामला नहीं आएगा, लेकिन ये भी रिट जारी कर सकती है। ये 5 रिटों को जारी कर सकती है ये। तो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है हैबियस कॉर्पस।
दूसरा है परमादेश पेंडमस, तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण यानी कि सर्सियोरारी, और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। सबको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। इसका अर्थ होता है हैबियस कॉर्पस का अंग्रेजी में टू हैव द बॉडी, हिंदी में बोलेंगे को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जबरन हिरासत में ले ले, कोई बंदी बना ले, चाहे कोई आदमी बंदी बनाए, सपोज करो किसी जमींदार ने किसी को बंदी बना लिया, या फिर पुलिस ने किसी को जबरदस्ती जो है हिरासत में रखा हुआ है अवैध तरीके से, तो उस व्यक्ति की तरफ से मांग की जा सकती है, उसका वकील मांग कर सकता है या कोई भी मांग कर सकता है कि हैबियस कॉर्पस का मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसके 21 अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है, जो आपका शारीरिक स्वतंत्रता है उसकी, और भी चीज़ें हैं। जो 20 वाला जो मामला है वो भी है, अनुच्छेद 20 वाला, आपको याद होगा तो क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंडीशन में अगर किसी को जबरदस्ती हिरासत में लिया जाए तो ये जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकती है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि टू हैव द बॉडी, उसको प्रस्तुत किया जाए, उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए जिसको हिरासत में लिया गया है। अगर कोर्ट पाती है कि ये जो हिरासत था वो अवैध होगा तो कोर्ट उसको पूरी तरह से जो है मुक्त कर सकती है, स्वतंत्र कर सकती है। ये आपका किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो सार्वजनिक प्राधिकरण जितने भी हैं, जितने भी सरकारी अथॉरिटियां हैं, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी, उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। बताया ना कि कोई व्यक्ति, आप ही या मैं किसी को बंधु बना लूँ, ठीक है, तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि मुझे सजा दे उसके बाद, ठीक है, तो व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है ये। दूसरा है आपका परमादेश मैंडमस, वो पहला था, ये दूसरा है मैंडमस। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका होता है, परमादेश का अर्थ हम आदेश देते हैं, अंग्रेजी में वी कमांड। ये जो है वो सरकारी अधिकारी जो होते हैं, जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उसके खिलाफ जारी किया जाता है यदि वो अपनी ड्यूटी पूरा करने में या तो वो नकार दे अपनी ड्यूटी को, या फिर उसको पूरा करने में असफल रहे। सपोज करो आप कहीं जाते हो किसी प्राइवेट ऑफिस, सरकारी ऑफिस में, वहाँ पे कोई अफसर बैठा हुआ है, आप अपनी समस्या लेके जाते हो और वो आपका काम नहीं करता है, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट जो है वो परमादेश रिट इशू करेगा और उससे पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको आदेश देगा, पूछेगा वो अधिकार परीक्षा में, आदेश देगा कि हम आदेश देते हैं कि आप इस व्यक्ति का जो है वो कार्य करें, ठीक है, जो आपने नहीं किया है। तो ये जो परमादेश है, मैंडमस है, वो किसके किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है सारे सरकारी जो संस्थान है, सार्वजनिक निकाय है, उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। जो निगम है, कारपोरेशन है, उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उसको भी जारी किया जाएगा। अधिकरण हो गए आपके ट्रिब्यूनल, जो न्यायालय की तरह ही होते हैं, और सरकार के खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है, पूछा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरा हो गया आपका परमादेश। तीसरा देखते हैं, तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। अर्थ इसका क्या होगा? प्रतिषेध का मतलब ये होता है रोकना, प्रतिषेध करना। प्रोहिबिशन का मतलब भी वही होता है, ठीक है, तो फोरबिड या फिर रोकना किसी चीज को। ये कोर्ट कब जारी करती है? ये आमतौर पे हायर कोर्ट जारी करती है, जो उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, वो अपने जो लोअर कोर्ट है खुद से, अधीनस्थ न्यायालय को या फिर अधिकरणों को ये जारी किया जाता है। कब जारी किया जाएगा? यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से जो है वो बाहर कार्य करते हैं, मतलब कि जो उनको कार्य करने की शक्ति नहीं है, उस मान लो कि किसी को 1 साल की सजा देने का शक्ति था लोअर कोर्ट को, और उसने फांसी की सजा दे दी किसी को, ठीक है, मृत्युदंड दे दिया, तो कोर्ट इसको, जो हायर कोर्ट है, वो बोलेगा कि भाई रुक जा, आपके पास ये शक्ति है नहीं, तो आप कैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो उस मामले में ये प्रोहिबिशन जो है वो रिट जारी किया जाएगा। और जो लोअर कोर्ट्स होंगे उसको जो है वो, चूंकि कहा जाएगा कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से जितना आपका दायरा है उससे ज़्यादा काम कर दिया है, तो उसको यहाँ पे रोका जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ये जो रिट है सिर्फ और सिर्फ आमतौर पे जो अधीनस्थ न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको जारी किया जाता है, जो आमतौर पे जो है वो कोई आदेश, कोई जजमेंट जो है वो देते हैं उनके खिलाफ। ये हो गया आपका प्रतिषेध। चौथा है सर्सियोरारी, उत्प्रेषण बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ये चौथा हो गया आपका। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना या सूचित करना, टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। अब ये क्या है कि ये भी जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों को और अधिकरणों को, ट्रिब्यूनल को जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन ये दूसरे कारण से जारी किया जाता है। इसमें मान लो कि ये अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मामला लंबित है, कोई केस जो है पेंडिंग है, तो उसके ट्रांसफर के लिए जो हायर कोर्ट है वो बोलेगी कि आप मुझे अपने यहाँ ये जो केस है, लंबित जो मामले हैं, उसको आप हमारे यहाँ भेज दें, तो उसके लिए ये उत्प्रेषण जो है रिट है वो जारी किया जा सकता है। इसके अलावा कोई आदेश हो अगर अधीनस्थ न्यायालय का, लोअर कोर्ट का, तो उसको रद्द करने के लिए भी ये उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। इसका आधार क्या होगा? ये जो लंबित मामले का हस्तांतरण हो गया, फिर कोई आदेश रद्द करने का क्या आधार होगा? पहला
आधार है कि आपने अगर अपने न्याय क्षेत्र से, अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा काम किया होगा, बाहर का काम किया होगा, जो अधिकार आपको नहीं था वो आपने काम किया है, तो ये रिट जारी होगा। ठीक है, उसको रद्द किया जा सकता है उस आदेश को। दूसरा है एरर ऑफ लॉ, यानी कि कोई कानून में त्रुटि होगी, ठीक है, उसके आधार पे भी ये इस जजमेंट को, आदेश को जो है वो रद्द किया जा सकता है। ये हो गया आपका उत्प्रेषण। अब पांचवा और आखिरी है अधिकार प्रेक्षा, ये पांचवा हो जाएगा क्यू वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, किस अधिकार के तहत या फिर किस प्राधिकार के द्वारा, टू व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे सपोज करो कोई व्यक्ति है और वो किसी सार्वजनिक कार्यालय या पद, कोई भी सरकारी कार्यालय में कोई पद हो और उसको वो अवैध तरीके से ग्रहण किया हो किसने, यानी कि किसी भी पब्लिक ड्यूटी या फिर किसी पब्लिक पोस्ट पे कोई वैसा व्यक्ति बैठ जाए जिसको वहाँ पे बैठने का अधिकार नहीं है, वो योग्य ही नहीं है उसको, और वो बैठा हो जबरदस्ती, ठीक है ना, या फिर किसी भी सरकारी अधिकारी के पद पे, तो आप क्या कर, कोई भी व्यक्ति जो है वो अदालत में जा सकता है, अदालत में इस चीज़ को चैलेंज कर सकता है कि ये जो अमुक व्यक्ति जो उस पोस्ट पे है उसको उस पोस्ट पे रहने का अधिकार नहीं है, वो जबरदस्ती है। तो फिर उसको ये रिट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट और उससे पूछेगी कि किस प्राधिकार के द्वारा, टू व्हाट अथॉरिटी आप यहाँ पे इस कार्यालय पे या इस पद पे जो है वो कार्य कर रहे हैं, और कोर्ट फिर उसको वहाँ से हटाएगी। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी ऊपर वाले जो रिट थे उसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो, जैसे मान लो कि ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण था, तो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसकी तरफ से जो है वो डिमांड किया जाएगा रिट के बारे में, यानी कि पीड़ित होना जो है वो जरूरी था। बाकी रिट के मामले में यहाँ पे है कि इसकी मांग, इस रिट की मांग, अधिकार परीक्षा की जो है मांग किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, यानी कि ये जो कोई व्यक्ति जब जबरदस्ती यहाँ पे हो तो कोई भी व्यक्ति उस सूचना दे सकता है कोर्ट को, वहाँ से इस रिट की डिमांड कर सकता है। इसको जो है सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कार्यालय यानी कि सरकारी कार्यालयों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। प्राइवेट यानी कि निजी कार्यालय के खिलाफ जो है वो, अगर कोई प्राइवेट पोस्ट पे कोई व्यक्ति बैठा हो, जबरदस्ती बैठा हो, तो इसको आप, ये जो रिट है वो जारी नहीं करवा सकते इस चीज़ को। तो ये हो गया पूरा आपके जितने 5 रिट थे, और अनुच्छेद 32 पूरा का पूरा हमने कवर किया। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 33। इसमें क्या है कि जो संसद है, हमारे जो पार्लियामेंट है, उसको इन लोगों के, जो भी नीचे मैं बताऊंगा आपको, इन लोगों के, कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों को निरस्त करने या उसको रेस्ट्रिक्ट करने, उसको प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि संसद किसी भी कानून के द्वारा इनको, कौन कौन, देखो पहले देख लो, सशस्त्र बलों, जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके सदस्यों को, और ये जो मिलिट्री फोर्सेस है इसमें चाहे मैकेनिक के रूप में कोई काम कर रहा हो, कोई बढ़ई के रूप में काम कर रहा हो, कोई चौकीदार के रूप में काम कर रहा हो, कोई नाई के रूप में काम कर रहा हो, रसोई के रूप में, कोई भी पोस्ट पे काम कर रहा हो, ये सब जो है वो सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में आएंगे। ठीक है, तो इनके अधिकारों को जो है वो संसद प्रतिबंधित कर सकती है। अर्धसैनिक बल कोई हो, मतलब कि CISF में हो, कोई BSF में हो, तो उनके, CRPF जैसे हो गया, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों के सदस्य, या फिर ऐसे ही कुछ जो है वो आर्म फोर्सेस हो, तो उनके सदस्यों के मूल अधिकारों को संसद जो है वो अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है या फिर उसको निरस्त कर सकती है। आमतौर पे क्या है कि किसी व्यक्ति का जब मूल अधिकार वायलेट होगा, उस पर प्रतिबंध लगाएगी राज्य, तो उस पर कोर्ट जा सकता है वो व्यक्ति और सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरवीन करके वापस उसको बहाल कर देगी। लेकिन यदि आप सेना में है, यदि आप पुलिस में है, फिर खुफिया एजेंसी कोई रॉ में काम कर रहा है, कोई NIA में काम कर रहा है, तो संसद जो है आपके मूल अधिकार को कर्टेल, कट कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, संसद ने ऐसा अधिनियम बनाया, बिल्कुल बनाया। 1950 में देखेंगे कि सैन्य अधिनियम बनाया, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, यानी कि सभी प्रकार के सेनाओं के लिए, पुलिस बल के लिए पुलिस बल अधिकार निषेध अधिनियम 1966। इन कानूनों के द्वारा, अधिनियमों के द्वारा जो भी ये लोग थे, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे, यानी कि आप कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाया गया। संघ बनाने के अधिकार पे प्रतिबंध लगाया गया। आपने सुना होगा शिक्षक संघ, IAS का संघ है, ठीक है, बाकी जो काम कर रहे हैं सरकार, मजदूर संघ है। लेकिन कभी सुना है कि सेना का संघ है, सेना का कोई संघ था, उसने कुछ विरोध वगैरह किया है? नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रतिबंध लगाया गया है। राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं बन सकते किसी भी हाल में। प्रेस के सामने आकर ब्रीफ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ हमें तकलीफ है या कुछ है। ये प्रदर्शन नहीं कर सकते, है ना, कि हाँ हमें खाना खराब मिल रहा था, ये हो रहा था। तो इन और भी बाकी सारे जो अधिकार है संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इतना आपको बस ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद जो आपका 33 है, वो सशस्त्र बल जो है उनके अधिकारों पे संसद को प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। संसद ने लगाया भी है इन कानूनों को
पास करके। अब ये जो 33 है उसमें सिर्फ कानून बनाने की जो शक्ति है सिर्फ संसद के पास है, राज्य विधानमंडल इसको नहीं बना सकता, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उद्देश्य क्या होता है, क्यों उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया, तो अनुशासन को उनके बीच जो है वो बहाल करने के लिए, और ताकि वो अपने कर्तव्यों का पूरी अच्छे से तरीके से निर्वहन कर पाए। अब देखो क्या है कि अब सेना ही प्रदर्शन करने लगे तो फिर मामला खत्म हो जाए ना, फिर देश की सुरक्षा तो वैसे ही दांव पे लग जाएगी। तो उनके बीच अनुशासन को बहाल, क्योंकि सेना के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है और पुलिस फोर्सेस के लिए, तो इसको बहाल करने के लिए उनको इन चीज़ों से जो है वो बचने की तरीका जो है वो निकाला गया है। तो ये था आपका अनुच्छेद 33। अब देखते हैं अनुच्छेद 34 में क्या कहा जा रहा है। देखो पहले तो 33 में कहा गया कि सेना के मूल अधिकारों का हम उसको मूल अधिकार उसके खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे है कि सेना ही अब लोगों के मूल अधिकारों का खात्मा करेगी अगर किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तो 34 सैन्य शासन के बारे में है, मार्शल लॉ के बारे में है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन, सैन्य विधि अगर लागू होती है तो वहां पे मूल अधिकारों पे प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि ऊपर सेना के मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगा, अब यहाँ पे सेना ही जो है अपने शासन के थ्रू किसी क्षेत्र के लोगों पे उसके मूल अधिकारों का प्रतिबंध कर देगी। कैसे, देखो ये मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून का मतलब क्या होता है, देखते हैं इसको। एक तो संविधान में इसको परिभाषित कहीं किया नहीं गया है कि इस शब्द का मतलब क्या है, लेकिन सैन्य कानून का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में सारे कानूनों को, प्रशासन के सारी चीजें जो है वो सेना को सौंप दिया जाए, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है ना, सेना को सौंप दिया जाए, इसीलिए सैन्य कानून इसको बोलते हैं। और यहाँ पे सामान्य जो कानून होते हैं, नॉर्मल जो कानून चलता है किसी भी क्षेत्र में, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। सभी जो प्रशासनिक कार्य है, जितने भी सरकारी कार्य होंगे, उसको सेना के द्वारा संपादित किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। और यहाँ पे सेना के पास असाधारण अधिकार यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सेना को मिल जाते हैं। वो चाहे तो किसी को मृत्युदंड पे दे सकती है, कोई यहाँ पे बोलने वाला नहीं है, कोई कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कानून नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 34 से ही बोलता ही है। किसी के मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सकती है, सभी मूल अधिकारों पे चाहे तो कर सकती है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला मामला है, जो रिट था, आपको पहले बताया मैं आपको, हैबियस कॉर्पस, उसको निलंबित नहीं कर सकती सेना। यानी कि किसी को अगर अवैध तरीके से वहां पे रखा गया है कैद करके, तो वो इस रिट का जो है वो डिमांड कर सकता है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो ये हो गया आपका मार्शल लॉ। और इसका रीजन क्या है, देखो क्यों लगता है, क्यों इतना हार्ड जो है वो चीज वहां पे कर सकता है कि सेना किसी जाकर के मार सकती है, या फिर किसी क्षेत्र में ऐसे जरूरत ही क्यों पड़ता है सैन्य शासन लगाने का। तो मान लो किसी क्षेत्र में विद्रोह हो जाए, जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया था, आफ्सपा आपने सुना होगा, AFSPA। ठीक है, ये मार्शल लॉ का ही एक रूप था। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य थे, जैसे नागालैंड हो गया या आपका अरुणाचल हो गया, यहाँ पे बहुत बड़े एरिया पे, और बाकी सारे राज्यों में जो उत्तर पूर्व के राज्य थे वहाँ पे, और JNK में भी था ये, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे विद्रोह की स्थिति थी, डिस्टर्बेंस थी, तो वहाँ पे सेना का शासन वहाँ पे लागू था। तो ये चीज़ें होती है। तो लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, समाज में व्यवस्था को बनाने के लिए, या फिर पुनर्बहाल करने के लिए, कहीं व्यवस्था बिगड़ गई हो तो वहाँ पे सेना को भेजा जाता है। आमतौर पे सेना को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेना बहुत हास जो है वो फिर मेजर अपनाती है लोगों पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 34 मार्शल लॉ से संबंधित था। अब है 35 क्या बोलता है, 35 कहता है कि संसद के पास, सिर्फ संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास नहीं, संसद के पास कुछ विशेष मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। यानी कि कुछ मूल अधिकार हैं, उसको लागू करने के लिए संसद जो है वो कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे अनुच्छेद 16 का खंड 3 हो गया। अनुच्छेद 16 किसके बारे में है? अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी ये नियुक्तियों में, जो भी सरकारी नियुक्तियां होगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, उसमें किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म के आधार पे, निवास के आधार पे, जो भी है, किसी भी आधार पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आपका क्लॉज 3 में 16 में ये दिया गया है कि रोजगार या नियुक्तियों में जो संसद है वो निवास की शर्त जो है वो आरोपित कर सकती है। मैंने आपको 16 पढ़ाया था तो ये बताया था आपको। ठीक है, तो संसद चाहे तो ये प्रोविजन जो दिया गया था उसको लागू कर सकती है। मान लो कि आंध्रा में है ये प्रोविजन, आंध्र प्रदेश में, तो संसद ने उसको बनाया है। ठीक है, तो इस तरह संसद चाहे तो किसी भी सरकारी नियुक्ति, किसी भी पोस्ट के लिए निवास की शर्त को आरोपित कर सकती है, उसकी मर्जी। अनुच्छेद 32 में, जैसे 3 में भी 32 में अभी पीछे ये देखा कि अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति जो है प्रदान कर सकती है कौन? संसद। तो चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है। अभी तक किसी न्यायालय को दिया नहीं गया है, सिर्फ हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 33 जैसे हो गया कि कुछ बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, यानी कि जो आर्म फोर्सेस थे उसके मूल अधिकारों पर संसद क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है।
तो संसद ने अधिनियम बनाया ना, उसको लागू करने के लिए कानून बनाया संसद ने। जैसे नौसेना अधिनियम हो गया, वायुसेना अधिनियम हो गया, 1950 में बनाया था तो बनाया। उसी तरीके से आपका अनुच्छेद 34 में जो मार्शल लॉ से संबंधित कानून है वो भी संसद जो है वो बना सकती है, ऐसा अनुच्छेद 35 का कहना है। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा मूल अधिकारों का चैप्टर। काफ़ी लंबा रहा, 4 वीडियो में बना है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।